नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। सरकार बन गई और वैसी ही है सरकार, लगभग वही सरकार रिपीट हुई है जो पिछली बार थी। गृह मंत्री वही हैं। बहुत सारी चर्चा थी कि गृह मंत्री को बदलने पर बहुत जोर है, नीतीश कुमार का भी जोर है, खास तौर पे नायडू का जोर है। लेकिन ऐसा लगता है कि वजह जो भी हो, लेकिन फिलहाल मोदी जी की चल गई है। अपने हिसाब से उन्होंने मंत्री बनाए हैं और जो उनके साथ के लोग हैं उनको कोई खास बड़े पद नहीं दिए गए हैं। लेकिन इधर मंत्रिमंडल का नाम आया, उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सर संघ चालक हैं मोहन भागवत, और मुझे ये कहने में कोई भी हर्ज नहीं लगता कि शायद गोलवरकर के बाद सबसे ज्यादा पॉलिटिकल इंटरेस्ट लेने वाले सर संघ चालक हैं मोहन भागवत, जिनको लगातार चैनल्स पर आना, लगातार बयान देना, लगातार फोटो छपवाना, ये सब हमने पहले सर संघ चालकों को बहुत ज्यादा नहीं देखा है। उनका बयान आया, उसमें दो चीजें हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सवाल अभी तक बाहर से उठ रहा था, उस मणिपुर का सवाल उठाया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने। और जो सवाल उठाया है वो वैसे ही लगभग उठाया है जैसे विपक्ष उठाता है, अंदर के आदमी की तरह सवाल वो नहीं उठाया। दूसरा, उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ते समय जिस तरह से आप बदतमीजियां करते हैं, ये उन्होंने कहा नहीं, ये शब्द मेरे हैं लेकिन भाव उनके हैं, वो उचित नहीं है। विपक्ष को प्रतिपक्ष कहना चाहिए। अब जो लोग मराठी और हिंदी के व्याकरण से परिचित होंगे, उसमें वो विपक्ष और प्रतिपक्ष के अंतर को अच्छी तरह से जानते होंगे। प्रतिपक्ष का मतलब हुआ कि एक पक्ष हम हैं, एक पक्ष आप हैं, हमारे बीच में अंतर विरोध है लेकिन दुश्मनी नहीं है। और जिस तरह से मोदी जी बोलते हैं उसमें तो पूरा विपक्ष जो है वो एंटी नेशनल है। इसके पहले जेपी नड्डा साहब का बयान आ चुका था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से यह कंफर्म सूचना है कि आरएसएस ने उस तरह से इस बार साथ नहीं दिया है जिस तरह से साथ देना चाहिए, और उसका जो नतीजा हुआ है वो हम सब ने देखा है। साथ में महाराष्ट्र में एक अजीब तरह का माहौल बना हुआ है। अजित पवार पहले तो मुख्यमंत्री ना बनने से नाराज थे, उसके बाद आया कि प्रफुल्ल पटेल का बयान आया कि प्रफुल्ल पटेल जो है वो नहीं चाहते हैं, केंद्रीय मंत्री से डिमोट होना नहीं चाहते हैं। अब इतना ज्यादा जिनका सारा काला धंधा सफेद कर दिया गया हो, उनको और भी उम्मीद हो, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। लेकिन शिंदे की शिवसेना से लगातार खबरें आ रही हैं कि उद्धव ने रोका हुआ है, वरना पूरी बारात जो है वो अपने ओरिजिनल घर जाने को तैयार है। तो महाराष्ट्र, मराठी, मोहन भागवत, इसको अब अशोक वानखेड़े से बेहतर कैसे समझा जा सकता है। तो अशोक जी, हर बार की तरह कोई सवाल नहीं, स्वागत आपका, और कोई सवाल नहीं, पहला आपका खुला स्टेटमेंट जो आप कहना चाहें। अशोक जी, मुझे लगता है कि 2014 से लेके 2024 तक सबसे बड़ा तमाचा संघ चालक के नागपुर से दिल्ली के लिए मिला है। मणिपुर उन्होंने वक्तव्य में सबसे आखिरी में कहा, क्योंकि हमने इसको इसलिए प्रायोरिटी से लिया क्योंकि ये प्रायोरिटी हमारे लिए कई एक साल से है। लगातार हम चुनाव के बीच में भी मणिपुर की चर्चा करते रहे, लेकिन उन्होंने जो वक्तव्य दिया वो सीधा मोदी जी के ऊपर था कि उन्होंने कहा कि सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए। उनके शब्द में कोट करता हूं, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवा कहा जा सकता है, वह मर्यादा से चलता है। उसे मर्यादा का पालन करने का करके जो चलता है वह कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसे अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी है। एक सेकंड रोक रहा हूं, एक सेकंड रोक रहा हूं। इस बयान को मैं कल देख रहा था, आज आपसे सुनने में ज्यादा मजा आया, और इसके साथ मुझे सुनाई देता है मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। 2014 से लेकर 19 तक बीजेपी की सरकार थी। 2019 से लेकर 24 तक मोदी की सरकार हो गई, मोदी की गारंटी हो गई। जो राम को लाया है उसी को हम ले आएंगे, राम को लाने वाले मोदी हो गए। और ये जो अहंकार कि खुद को भगवान का दूत कहना, अजन्म कहना, अविनाशी कहना, ये कहना मैं तो चुनाव लड़ता ही नहीं, लोग यूं ही जितवा देते हैं, ये कहना कि संघ की हमको जरूरत नहीं। ये जेपी नड्डा तो सर फ्रंट फेस था,
स्क्रिप्ट तो इनका आपने था। आपने आपने सुना ही होगा सर, वो जो चुनाव तो मैं यूं ही जीतता हूं, उस पर एक बयान दर्शकों को सुनवा देते हैं। बनारस के सीनियर कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका कल का बयान है, 30-35 सेकंड का है, इसको सुन लीजिए, जिसमें वो बता रहे हैं कि इस चुनाव में कैसे मोदी को बहुत डिस्टर्ब कर रहा हूं, लेकिन आप ऐसे नहीं 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 पॉइंट्स नहीं दे नहीं रहे हैं कि नहीं, मैं क्या ये नहीं नहीं, करूं ये जी। नहीं नहीं, ये है। तो उनके इसमें उन्होंने फिर आगे कहा कि चुनाव ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। लोकतंत्र यदि हमारे देश में है तो चुनाव उसका एक हिस्सा है, और चुनाव ये प्रतियोगिता होती है, युद्ध नहीं। यस। विरोधी पक्ष आप कहते होंगे, विपक्ष आप कहते होंगे, मैं इसको प्रतिपक्ष कहता हूं। एक सिक्के के दो पहलू है। आपके कुछ विचार है, उनके भी कुछ विचार है, और ये विचार एक दूसरे के सुनना चाहिए। इसी समाज ने आपको चुनाव जितवा के भेजा है, पार्लियामेंट में बैठोगे, तब जो प्रतिपक्ष है वो जो कहेगा उसको भी ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि सामंजस्य ही इस देश की प्रगति की कुंजी, और ये सामंजस्य लगातार प्रतिपक्ष और पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि हम दुश्मन नहीं, एक दूसरे के कोई युद्ध में हारे हुए कोई सेनापति नहीं या गुलाम नहीं। ये बड़ा ताज्जुब लगता है। उन्होंने कहा कि ये इतनी बातें निचले स्तर पे आ गई कि समाज में विघटन पैदा हुआ। आगे उन्होंने कहा कि बिना वजह संघ को घसीटा चुनाव में। आगे उन्होंने कहा कि तकनीकी, उच्च तकनीक का उपयोग करके जो झूठ परोसा गया, उससे बहुत वो आहत दिखे, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे हैं। उन्होंने कहा कि क्या तकनीक का उपयोग इसके लिए किया जाना चाहिए, और यदि तकनीक का उपयोग इसी के लिए किया जाता तो क्या देश वाकई प्रगति करेगा? उनका इशारा संदेश खाली की तरफ था। जो वीडियो बनाए गए थे, ये जो आईटी सेल परोसता है ना वीडियो, राहुल के नाम पे इधर से सोना डाला, उधर से निकाला, उन्हें कहा ये बहुत गलत है। कई जगह मतलब चुन चुन के उन्होंने वक्तव्य दिया। उन्हें कहा कि हजारों सालों से हमारे समाज में विघटन होते आ रहा है, दरिया बढ़ी हुई। ये समय आया है कि हमें पश्चाताप करना होगा। जाति पाति पे बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि रोटी बेटी का व्यवहार होना चाहिए, इंटरकास्ट मैरिजेस होने चाहिए। उन्होंने कहा कि बाहर से कुछ धर्म आए देश में, और चलते चलते इतने सालों से उनमें भी कुछ विकृतियां आई हैं। तो हमें रिविजिट करना चाहिए कि पैगंबर मोहम्मद जी का इस्लाम क्या कहता है, यसु क्राइस्ट का क्रिश्चियनिटी क्या कहती है। इसको रिविजिट करना होगा, क्योंकि समय के साथ साथ वहां पे भी विकृति आई है, और यदि अलग धर्म आए हैं तो उनकी अलग परंपराएं होगी, खान पान होगा, रहन सहन होगा। इस सब को अकोमोडेट करना होगा, क्योंकि भले ही अलग विचारधारा हो, अलग धर्म हो, अलग पंथ हो, अलग रंग हो, लेकिन है तो इसी भारत मां के बेटे, है तो हम इसी धरती पे जन्मे भाई हैं एक दूसरे के। ये जो ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, ये जो झूठ परोसा जा रहा था कि तुम्हारा मंगलसूत्र और भैंस खोल के दे देंगे। पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। आप विश्वगुरु बने हैं मोदी जी। आपके अंधभक्त कहते हैं कि पूरा विश्व चाहता है मोदी जी बने, चाइना चाहता है मोदी जी बने। चाइना का अखबार मोदी जी के बनने की भविष्यवाणी करके कहता है कि इट इज गुड फॉर चाइनीज ट्रेड। यदि ये सारी तमाम बातें हैं तो फिर इसके मायने क्या हैं? तो कुल मिलाकर मोहन भागवत जी ने, और फिर अंत में उन्होंने कहा कि मणिपुर 1 साल से जल रहा है, शांति की प्रतीक्षा में है। ये 1 दशक से शांत था, बंदूकें चली गई थी। ये बड़ी बात कही उन्होंने। उन्होंने कहा, आगे मैं रेखांकित करूंगा, बहुत बहुत जबरदस्त बात कही उन्होंने। उन्होंने कहा कि 1 दशक से शांति थी,
बंदूकें चली गई थी, ये फिर से बंदूकें आके आग कैसे उगलने गई, ये आने दी गई कि लाई गई, ये करवाया गया। मणिपुर में जो हो रहा है ये हुआ है कि करवाया गया, ये शब्द है उनके। बिल्कुल। और उन्हें कहा कि प्रायोरिटी देनी चाहिए, मणिपुर के जलता हुआ देख नहीं सकते, जो विपक्ष ने कहा। और ये तो अमृतकाल बेशर्मी का चल रहा है सर। उसमें तो मणिपुर के जलते हुए मणिपुर को देख के इन आदमी के पीड़ा तक नहीं हुई, क्योंकि विपक्ष ने उठाया था, या चंद बड़े, वहां उनकी अपनी सरकार थी। हाँ, चंद बड़े नेताओं के बेटे, एक चीफ मिनिस्टर का नॉर्थ ईस्ट के, एक दिल्ली के सबसे बड़े नेता का एक बेटा, वहां मुख्यमंत्री का एक बेटा, मुख्यमंत्री की एक गर्लफ्रेंड, इन सब का क्या गांजा के खेती पे नजर है? क्या धंधे के लिए आप एक राज्य जला दोगे? और किस मुंह से कहते हो कि हम एक शांतिपूर्ण सरकार देना चाहते हैं? 1 साल से आप मणिपुर नहीं बचा पाए, और ये पीड़ा थी, और ये पीड़ा। और मैं आपको बता दूं कि मणिपुर में संघ ने बहुत काम किया। आज यदि बीजेपी वहां सत्ता में है नॉर्थ ईस्ट में, तो इसलिए नहीं है कि मोदी जी है, इसलिए है कि अगणित प्रचारकों ने, अगणित स्वयंसेवकों ने जान दी है। मैं ऐसे कई स्वयंसेवकों को जानता हूं कि जो महाराष्ट्र से गए नॉर्थ ईस्ट में काम करने, वहां उन्होंने भाषा सीखी, वहां का खान पान सीखा, जो हम सोच भी नहीं सकते। कुत्ता, बिल्ली, सांप, ये सब वो खा रहे थे उन लोगों के साथ मिलके, क्योंकि उन लोगों में अपनापन बढ़ाएं। इतना त्याग करके उन्होंने वहां बीजेपी, मतलब अपनी विचारधारा प्रकट की। उसके ऊपर तो ये देखिए, बीजेपी तो कई बार, बीजेपी की स्थिति सांप जैसी है। चींटियां अपना पूरा घर बनाती है, सांप जाके उसमें रहता है, ये ऐसा ही है। तो संघ चालक को पीड़ा होगी। इस चुनाव में जो झूठ परोसा गया, इस चुनाव में जो फरेब हुआ, तो फिर कोई ना कोई तो बोलेगा। और संघ चालक के बोलने के मायने यह है कि सर, ये धुआं यूं ही नहीं उठता, चिंगारी तो है। आने वाले कितने साल ये सरकार चलती है, ये तो एनडीए गठबंधन के लोग जाने। लेकिन संघ क्या एक अंकुश का काम करेगा? संघ के कहने पे दिल्ली में माथे पे शिकन आएगी, या वो संघ को ऐसा ही मानेंगे जैसे विपक्ष को मानते हैं कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, ये जो बयान है अशोक जी, ये जो बयान है वो विपक्ष के नेता जैसा ही बयान लग रहा है, जितना आप लगातार बता रहे थे, ये पूरा विपक्ष के नेता जैसा ही बयान लग रहा है। अशोक जी, संघ एक परिवार है, मैं संघ को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मेरी विचारधारा भिन्न हो, लेकिन कुछ मामले में मैं संघ की सराहना भी करता हूं। संघ चालक ने जो आज बोला वो कोई नई बात नहीं थी। आज से 3-4 साल पहले जो दिल्ली में एक इनकी व्याख्यान माला हुई थी, 3-4 लेक्चर्स हुए थे एक सीरीज, उसमें भी उन्होंने कमोबेश यही कहा था कि यहाँ का मुसलमान का डीएनए हमारा है, कन्वर्टेड है, हमारे भाई है, वो अपना धर्म मुसलमान बना है, मुसलमान अनिवार्य है इस देश में, ये शब्द थे उनके। लेकिन सत्ता के लिए मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी को कोई मुसलमान से बहुत ज्यादा भय होगा या मुसलमान से द्वेष होगा। वो तो कहते हैं कि बचपन में मैं मुस्लिम परिवारों के बीच में ही पला हूं, तो ऐसे इंसान को मुसलमानों से घृणा नहीं हो सकती। लेकिन सत्ता का लालच इतना है, और चुनाव में जीतने के लिए आप किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं, और वो गिरना उसको कहता है कि 20 करोड़ यदि देश में मुसलमान है, तो 120 करोड़ हिंदुओं को आप लगातार डरा रहे हैं कि ये है मुसलमान, ये आपको जीने नहीं देगा। और आश्चर्य है कि 120 करोड़ के लोग 20 करोड़ से डर जाते हैं, क्योंकि प्रचारित किया जाता है ऐसा। ये तमाम मोदी चैनल, हालांकि इतिहास चूंकि आरएसएस का मैं लगातार पढ़ता रहता हूँ। नहीं, मैं आरएसएस को बेल आउट नहीं कर रहा हूँ।
अरे मैं बेल आउट करने का क्यों बेल नहीं। आउट करेंगे आप आप क्यों बेल आउट करेंगे? मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि अगर देखा जाए तो आरएसएस के ही ये मूल विचार रहे हैं। आरएसएस ने ये सारा कुछ फैलाया है, जनसंख्या इतनी हो जाएगी, और ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ और अपनी जिम्मेदारी पे कह रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा, या ऐसा तो नहीं हुआ है कि सत्ता के लालच में जहां तक ये लोग पहुंच गए हैं, जिस लेवल तक चीजें ले गए हैं, एक राष्ट्रीय संगठन और पुराना संगठन होने के नाते आरएसएस को लग रहा है कि ये तो देश को बर्बाद कर देंगे? देखिए सर, उनके पूरे भाषण में मात्र एक भाषण का मैं अंश देखूं तो मुझे लगता है 2% उन्होंने बाहर से आए हुए धर्म पे बोला, 2%। हम्म। लेकिन 98% तो अहंकार कैसा होना चाहिए, चुनाव में कैसा झूठ परोसा गया, चुनाव में कैसा समाजों में विघटन किया गया, मणिपुर को कैसा जलने दिया गया, प्रतिपक्ष यानी विपक्ष जिसको हम कहते हैं, प्रतिपक्ष को सामंजस्य कैसा रखना चाहिए, उनको साथ कैसा रखना चाहिए, ये सारी नसीहत तो श्री मोदी जी की थी। आप भले ही हिंदू मुसलमान करने का प्रयास करो, लेकिन आपने हिंदू मुसलमान करने के लिए कोई क्या होता है सर, हाथी पुराने जमाने में युद्ध में हाथी सामने रखे जाते थे और वो हाथी को शराब पिलाई जाती थी, मदमस्त होते थे, और जब सामने से बाणों का प्रहार उसके मस्तिष्क पे होता था तो हाथी जख्म के साथ पागल हो जाता था और सामने वाले फौज में घुस जाता था। हाथी का घुसना ही उस फौज की पहली जो वो होती है सामने वाला फ्रंट, उसको रक्षा नेस्तनाबूद पंक्तियां। करता था। ये रेगुलर हमारे भारत में हाथियों का उपयोग था युद्ध में। लेकिन कई बार क्या होता था, हाथी थोड़ा कमजोर हो जाता है, डरपोक निकलता है, तो वो हाथी पलट के अपने ही फौज को रोनता है। ये मोदी जी को तो लाए थे कुछ और लक्ष्य के लिए, लेकिन मोदी जी हार के डर से अपने ही संघ को रोनते हुए पीछे चले गए। उन्होंने संघ की भी अहमियत को छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगा कि नहीं, संघ की जरूरत नहीं, मुझे जीतना है। और जीतने के लिए संघ, और ये संघ को उन्होंने नकारा, ये फ्रस्ट्रेशन में नकारा, क्योंकि 2 चरणों के मतदान के बाद ये नागपुर गए मिलने। जब नागपुर मिला नहीं कोई, तो उस फ्रस्ट्रेशन में आए कि आप नहीं मिल रहे हो ना, तो हमको आपको जरूरत नहीं। बात यहां तक ऐसी हुई। लेकिन अभी जो डर बड़ी तो डर चुनौती है तो गए इनके थे। पास। देखिए, हाँ, हाँ, आप कर ली, बोलिए बात बोलिए। पूरी कर लीजिए आप। नहीं नहीं, तो मैं कह अभी रहा हूं कि तो अभी चुनौती इनके पास अपने लोगों को साधने से ज्यादा, जो इनके विपक्ष को साधने की बात या सामंजस्य की बात तो बहुत दूर की है। अभी तो जो साथ में है उनको सामंजस्य, उनको साथ में लेके चलने की चुनौती ज्यादा बड़ी है। खैर, आप अपनी बात पूरी करके फिर इसको ले लीजिएगा। नहीं नहीं, वही वही मैं कह रहा कि तो उसमें अंत में बस यही कहना है कि अब संघ को भी ये भारी हो गए, तो संघ उनको प्रयास कर रहा है आईना दिखाने का। नहीं होगा तो संघ के पास कई रास्ते हैं, नमस्ते करने के कई रास्ते होते हैं, तो उसका उपयोग करेंगे। ये शुरुआत है, ऐसा मुझे लगता है। और गडकरी जी का वापस वही मंत्रालय मिलना और गडकरी का मंत्रालय में होना, ये कहीं ना कहीं संघ की वजह से हुआ, ये भी मैं मानता हूँ। क्योंकि इनका बस चले तो ये गडकरी को कतई मंत्री नहीं बनते और कुछ होता भी नहीं, मंत्री नहीं बनाते तो नहीं बनाते। लेकिन अब जो मंत्रिमंडल बना उसमें एक तो समझ में आ गया कि बहुत सारे इन्होंने अपने रिपीट किए। शिवराज सिंह चौहान को डर लगा इनको कि शिवराज सिंह, देखिए मोदी जी बहुत इस मामले में क्लेवर है। उन्होंने, या कनिंग ये शब्द ठीक रहेगा, क्लेवर से भी ज्यादा। क्लेवर तो होशियारी होती है, तो होशियारी तो आदमी एकदम बुद्धिमत्ता से जोड़ता है, और बुद्धिमत्ता के मामले में तो वहां ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। तो कनिंग है। देखिए, उन्होंने राजनाथ को अलग कर दिया। उनको लगा कि राजनाथ एक मेरे लिए संकट हो सकता है, तो राजनाथ तो इतने जमीन पर लेट गए कि वो 29 के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाहते। शिवराज जी को वापस लाया तो इतने मंत्रालय दिए कि शिवराज जी को भी लगा कि मेरे को इज्जत से वापस लाए। कृषि मंत्रालय भी दिया, ग्रामीण विकास है, 2 बहुत बड़े मंत्रालय हैं। और उसके बाद ये जो आईएएस ऑफिसर थे जो वीआरएस ले गए डर के मारे, भ्रष्टाचार के इसमें कुछ अटक न जाऊं, और बाद में कारपोरेट सेक्टर के लिए लाइजनिंग करते थे, जिसको हिंदी में दलाली कहते हैं, वो अश्विनी वैष्णव के पास तो 3-3 4-4 मंत्रालय हैं। लेकिन गडकरी के पास एक रोड ट्रांसपोर्ट देके उनको, ये भी मुझे लगता है संघ के प्रेशर में किया, नहीं तो वो गडकरी को लेते नहीं।
दूसरी बात, जो गठबंधन के जो एनडीए के जो बाकी घटक दल थे, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, अब उसका धीरे धीरे मुझे लगता है आवाज आना चालू हो जाएगी। लल्लन सिंह ये ताकतवर नेता थे। लल्लन सिंह को फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री देखिए, इससे ज्यादा मजाक उनका उड़ाया नहीं जा सकता। देवगौड़ा तो बेचारे इनके भरोसे थे, तो इनके पास एक 1.5 मंत्रालय जो है, स्टील माइंस इंडस्ट्रीज, हेवी इंडस्ट्रीज, जिसमें कुछ नहीं होता। एक जमाने में शिवसेना के पास हुआ करता था वो, हम जानते हैं अच्छी तरह से, उस मंत्रालय में कुछ नहीं। एक रामविलास पासवान के बेटे ने अपने पिता का पुराना मंत्रालय लिया, फूड प्रोसेसिंग वाला, उसमें कुछ करने के लिए है। सबसे हास्यास्पद स्थिति महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में अजित पवार का एक ही सांसद जीत के आया और उनकी अपेक्षा थी कैबिनेट, लेकिन उन्हें बोला गया कि आपका एक ही है तो आपको राज्यसभा राज्य मंत्री पद दिया जाएगा। प्रफुल्ल पटेल, मैं दावे के साथ कहता हूं, राज्य मंत्री भी बन जाते। मामला कैबिनेट और राज्य मंत्री का नहीं है, मामला सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल में है। सुनील तटकरे ये सेनापति है अजित पवार के। अजित पवार अपने पत्नी को तो नहीं जिता पाए, सुनील तटकरे अपनी सीट निकाल के लाए कोकण से, वो अपने बलबूते पे निकाल के लाए। तो एक ही एमपी बनता है तो उसका तो अधिकार बनता है कि वो मंत्री बने, लेकिन प्रफुल्ल पटेल बनना चाहते थे। अब जैसा कि आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा, प्रफुल्ल पटेल को क्या क्या नहीं देना चाहिए। प्रफुल्ल पटेल को अभी उनको 187 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दी, वापस की। इसके पहले एयर इंडिया का जो घोटाला था, उसमें 3 एफआईआर थी, उसमें से एक एफआईआर कैंसिल की, जो बड़ी एफआईआर थी, सबसे महत्वपूर्ण। कितने जगह उसको ऑबलाइज किया जाए, लेकिन वो भी अड़े थे, मुझे मंत्री पद चाहिए, ये अड़े थे, मुझे मंत्री पद चाहिए। अजीत दादा को लगा इस झगड़े में ये जो छोटी पार्टी है वो भी टूट जाएगी, तो उन्होंने कहा कि हम मंत्री पद नहीं लेंगे, और उन्होंने मीडिया को बताया कि आने वाले समय में हमें 2 राज्यसभा मिलने वाली। जब हमारी 2 राज्यसभा होगी तो हमारे 4 सांसद होंगे, 3 राज्यसभा में और 1 लोकसभा में। 4 सांसदों पे हम 2 मंत्रालय मांग सकते हैं। लेकिन मोदी जी ने पहले ही झटके में इतना बड़ा मंत्रालय बना दिया कि अब कोई जगह नहीं। एकनाथ शिंदे को राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और मंत्रालय भी आयुष, बस वो सांस लो और सांस छोड़ो, इसकी सिवा कुछ काम नहीं, जड़ी बूटी खोजो। तो वहां कुछ लोगों ने कहा, आवाज उठाई। एक सांसद ने बोला कि भाई मांझी को क्या है, एक अकेला एमपी है, कैबिनेट मिला। देवगौड़ा को क्या है, 2 है, कैबिनेट मिला, है ना। 5 रामविलास पासवान के कुनबे के पास है, उनको कैबिनेट मिला। हमारे पास 7 है, फिर भी हमको कैबिनेट नहीं मिला। राज्य मंत्री मिला, और वो भी आयुष मिला। उनकी वो पीड़ा थी, लेकिन वहां पे तुरंत काउंटर किया बीजेपी के एक दरेकर करके एमएलए है, उन्होंने कहा कि संख्या मत गिनवाइए, आपके 40 है, हमारे 105 है, फिर भी मुख्यमंत्री पद आपके पास है। अब उसमें कैच ये है कि वो जो मुख्यमंत्री पद है वो एकनाथ शिंदे ने मांगा नहीं था, आपने दिया। भाजपा में कुछ लोग चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बने, वो उसके आपसी लड़ाई में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। एकनाथ शिंदे ने जीवन में नहीं कहा था मुझे मुख्यमंत्री बना, वो तो ईडी से मुक्ति चाहता था। उसके साथ जितने भी लोग गए ईडी से मुक्ति चाहते थे। लेकिन यहां तो आप एकनाथ शिंदे के पास गए कि आपका समर्थन चाहिए। एकनाथ शिंदे वहां आपकी मजबूरी हो सकता है, नरेंद्र मोदी केंद्र में एकनाथ शिंदे की मजबूरी नहीं। तो महाराष्ट्र को, लेकिन एकनाथ शिंदे उनको बात, देखिए ये बड़ा प्लानिंग से किया इन्होंने। एकनाथ शिंदे को राज्य मंत्री पद दिया, स्वतंत्र प्रभार दिया, उन्हें मालूम था वहां से आवाज नहीं आएगी, आवाज आएगी तो ईडी की फाइल खोलेगी। इससे अच्छा कि जो मिला सो भला, नहीं मिला तो भी तेरा भला। और उनके पास तो ऑप्शन भी क्या है, जाएंगे कहां? एग्जैक्टली, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है उनके पास। अजित पवार के पास भी ऑप्शन नहीं।
अजित पवार ने पार्टी टूटने के कगार पे थी, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मंत्री पद नहीं चाहिए, बाद में लेंगे। बाद में जगह कहाँ है बची? अब हो गया बंटवारा, 70-71 हो गया, अब कहाँ जगह है? लेकिन जनता दल यूनाइटेड को जो मिला वो बड़ा हास्यास्पद है। जो एविएशन मंत्रालय दिया जिसमें कुछ भी नहीं है, एयरपोर्ट अडानी के पास है, एयरलाइंस प्राइवेट है, सिर्फ इनको एक है कि मंत्री को प्रोटोकॉल मिलता है, एयरपोर्ट पे सैल्यूट वैल्यूट होता है, अंदर तक व्यवस्था होती है, बस उस प्रोटोकॉल के चक्कर में उन्होंने दिया। सीआर पाटिल को लाए लेकिन गुजरात से। फिलहाल तो यही लग रहा है कि सरकार देखिए, तो अभी चलेगी, सरकार में कोई मध्य दिक्कत तो नहीं प्रदेश दिख रही की, देखिए फिलहाल। नहीं, दिक्कत तो दिख नहीं रही, लेकिन पार्टी में भेदभाव भी कैसा होता है। 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश ने दी साहब, और गुजरात ने 26 में से 25 दी। सबसे ज्यादा कैबिनेट गुजरात को है, प्रधानमंत्री को पकड़ के 7। तो कई जगह छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी, केंद्र में भी आदिवासी। छत्तीसगढ़ में कद्दावर नेता थे, रायपुर से लड़े, अग्रवाल साहब, ब्रिजमोहन अग्रवाल। घनश्याम अग्रवाल, ब्रिजमोहन अग्रवाल ब्रिजमोहन साहब, या अग्रवाल सबसे ज्यादा वोट से जीता, और सबसे पॉपुलर आदमी है बीजेपी में, सबसे एक्सपीरियंस है। एक कंबाइंड मध्य प्रदेश था, तब से मंत्री बनते आ रहे। उनको वहां से मंत्री थे, वहां से उनको लोकसभा लड़ा, अब यहाँ के डंप कर दिया। तो ये जो उसको इसलिए नहीं, आपको ब्रिजमोहन अग्रवाल को नहीं बनाना था, इसलिए आपने एक आदिवासी को बनाया। छत्तीसगढ़ में सभी आदिवासी है, तो फिर बाकी समाज के लोग क्या करेंगे? साहू समाज भी है वहां पे, वैश्य समाज भी है, और वैश्य समाज में तो धन बन के साथ, तन के साथ बीजेपी के साथ खड़े रहे लगातार। तो अनबैलेंस तो है, बैलेंस तो नहीं है मंत्रिमंडल में, और इसकी आवाज धीरे धीरे उठेगी। अब महाराष्ट्र में पानीपत हुआ, यूपी में पानीपत हुआ बीजेपी का, वो राजस्थान में पानीपत हुआ बीजेपी का। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? सवाल मोदी उठा। जी के अलावा किसी के भी? मोदी जी की गारंटी थी, मोदी जी की विजय होगी, मोदी जी की पराजय होगी, लेकिन सर ढूंढे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में तो एक गरीब गाय थी, उसको फोन कर दिया, उसने बेचारे तुरंत कहा कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। देवेंद्र फडणवीस रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव के नतीजों के लिए नहीं, क्योंकि सारे टिकट ऊपर से आए थे। जब नवनीत राणा का अमरावती का टिकट दिया गया था, और जब पूछा गया था, अमरावती के लोग चले गए कि भाई ये नवनीत राणा को नहीं दीजिए, बीजेपी का पूरा इकाई चली गई। तो उन्होंने कहा ऊपर से नाम आया, मैं क्या कर सकता हूँ। सारे नाम ऊपर से आए थे, ऊपर वाले धरे। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में भाजपा को पूर्ण रूप से बर्बाद करने के लिए वो दोषी है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो उनका इस्तीफा इधर या अच्छा, उधर। अगर एक शार्ट सवाल पूछूं और इसका पॉइंटेड जवाब मैं चाहूं कि अगले 6 महीने में, मोदी जी ने चुनाव के पहले कहा था कि 6 महीने में राजनीतिक भूचाल आने वाला है, अगले 6 महीने में देश की राजनीति को आप किधर कैसे जाते हुए देख रहे हैं, कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी? देखिए, भूचाल तो आएगा, इस भूचाल में किसका मकान गिरेगा ये देखना है। एपी सेंटर कहां होगा भूचाल का? बिहार होगा, हैदराबाद होगा, नागपुर होगा, कि दिल्ली होगा? सरकार को तो सोच समझ के काम करने, अहम मंत्रालय आपने आप पास रखे हैं, फंड रिलीज में अभी झगड़े होंगे, सांसद चिल्लाना शुरू कर देंगे। और एक मानिए कि विपक्ष बहुत पावरफुल है इस बार, विपक्ष और सत्ता पक्ष में ज्यादा डिफरेंस नहीं। अगर विपक्ष में अशोक जी सबको माइनस कर दें, तो भी मैं जोड़ रहा था कि 175 ऐसी सीटें हैं विपक्ष में जो कहीं नहीं जाने वाली हैं, जो कहीं जाने एकदम वाली गला फाड़ के चिल्लाएंगी, जो कहीं नहीं डरने नहीं, वाली। 175 तो जाएगी। मैंने जोड़ के रखे हैं। देखिए, जिनको जाना है ना अशोक जी, वो चले गए। ईडी वीडी का प्रकोप सब चुनाव के पहले ही हो गया। नोटिस है, लोग केस झेल रहे, कोई जेल में है, कोई जेल के बाहर है। अब लोगों को यह समझ में आ गया कि इस मदमस्त हाथी को
नकेल डाल दी जा सकती। जो 370 की बात करता था और 400 पार की बात करता था, वो 270 भी नहीं पार कर पाया। वो इतना नीचे आ गया कि वो 250 भी नहीं, 240 पे अटक गया। 240 पे नरेंद्र मोदी का अटकना ये दयनीय स्थिति है, ये भारी पराजय है। स्वयं मात्र 1.5 लाख से जीत पाए या जितवाए गए, वो एक अहम सवाल है। आपके 20 मंत्री हार जाते हैं, ये एक अहम सवाल है। इससे पता पड़ता है कि लोग आपसे खुश नहीं। ये मैंडेट आपको सत्ता में आने के लिए नहीं है। आप जबरिया सत्ता में बैठ के बोल रहे हो कि मुझे मिला, मुझे मिला, मुझे एनडीए की जीत, एनडीए की जीत, एनडीए की जीत। अरे बापड़े, एनडीए की जीत है तो फिर एनडीए की सरकार, एनडीए का कैंपेन क्यों नहीं था? एनडीए का घोषणा पत्र क्यों नहीं था? एनडीए की गारंटी क्यों नहीं थी? तो गिरगिट से भी ज्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले ये लोग हैं, लेकिन इनके बदलते हुए रंगों को लोगों ने देख लिया है और इनको बेरंग कर दिया है। अब जैसा कि आपने कहा 6 महीने के भूचाल 3 महीने भी आ सकता है। ये रोज का एक क्राइसिस मैनेजमेंट का एक काम उनके पास आ गया। ये 52 के कुनबे को कैसा संभालना, ये एक अहम बात है, क्योंकि इन 52 कुनबे में से कोई भी आज के डेट में खुश नहीं है। जिनसे बात करो वो नाराजगी व्यक्त करता है, और नाराज दोस्त उसके भरोसे लड़ाई नहीं लड़ी जाती। वो और कब ये छोड़ के बात चला तब जाएगा और पता नहीं। इम्पोर्टेंट, ये बात अशोक जी तब और इम्पोर्टेंट हो जाती है जब तुरंत सामने दिखाई दे रहे हैं दो बड़े विधानसभा चुनाव, हरियाणा का चुनाव और महाराष्ट्र का चुनाव, और महाराष्ट्र का जिस पर चुनाव, लोगों का ध्यान नहीं जाता है, दिल्ली का भी चुनाव तो है ही। दिल्ली का भी हालांकि चुनाव दिल्ली में उन्होंने 7 सीटें जीती हैं, लेकिन दिल्ली बड़ी टेढ़ी ना। जगह है, इसका कुछ समझ में नहीं आता है। लोकसभा में कुछ भी हो, विधानसभा में दिल्ली 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 इनसे दूरी होती है विधानसभा में। तो बस आज के लिए मुझे लगता है कि इतना ही काफी है। भूचाल आएगा, एपिसेंटर कहाँ होगा, कौन कौन सी छतें गिरेंगी और छतों के नीचे कौन कौन घायल होगा, ये हम भी देखेंगे। हो सकता है 2-4 ईंटें हमारे तक भी पहुंचे, तो आप भी देखिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत हमारा शुक्रिया। हमारा काम सर इस भूचाल में एनडीआरएफ जैसा है, जी स्ट्रेचर लेके ठीक, भागने का काम है, और क्या कहे, वो करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। करते रहेंगे जी। शुक्रिया शुक्रिया। ठीक।